हेलो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास में आज फिर से हम लोग बायलैटरल रिलेशन है जो हमारे बहुत सारे देशों के साथ में द्विपक्षीय संबंध जिनको कहते हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और जो स्थितियां हैं, वैश्विक परिदृश्य बना हुआ है, उसके बारे में हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं इनमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। चूंकि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मालदीव है। मालदीव में जो वर्तमान की स्थिति है वह बड़ी गंभीर है और चीन के लगातार उकसावे के कारण मालदीव भारत के साथ में अपने संबंधों को खराब करता जा रहा है। अब इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, वह मालदीव के लिए तो समस्या पैदा करने वाले ही हैं और भारत के लिए भी चिंता का विषय है। तो इन्हीं कुछ घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन पर चर्चा करते हैं और कुछ देशों के साथ में जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि उन देशों के साथ में भारत के द्विपक्षीय संबंध भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं वह किस तरह से काम कर रही हैं और कहां तक सफल है, उनका बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक सॉफ्ट पावर है और इस मामले में दुनिया भर ने भारत की क्षमता देखी है कि किस तरह से भारत ने वर्तमान में जो भारत की विदेश नीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है और अब चीज़ों को जो समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश में थोड़ा सा तेजी है और समस्याओं का उचित तरीके से समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आइए हम लोग आगे कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिएगा, भारत जापान संबंध। लिखिएगा, 1945 ब्रैकेट में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी विदेश नीति में शांतिवादी नीतियों का विकास हुआ, जिसके निम्न उदाहरण हैं। नंबर 1, जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 में यह उल्लेख है कि जापान केवल आत्मरक्षा के लिए सेना रखेगा। दूसरा, जापान द्वारा किसी भी देश के लिए हथियार नहीं बेचा गया। और तीसरा, जापान के द्वारा यूएस यानी कि अमेरिका के साथ सैनिक संधि की गई, अतः जापान की रक्षा का दायित्व अमेरिका का हो गया और आज अमेरिका की सेनाएं जापान में तैनात की गई। हालांकि वर्तमान में चीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए जापान पुनः सैन्यीकरण की ओर अग्रसर है। जापान में राष्ट्रवादी नीतियों का विकास। चीन के शक्तिशाली उभार के कारण जापान की सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं तथा उत्तर कोरिया का आक्रामक दृष्टिकोण भी
जापानी राष्ट्र हितों के प्रतिकूल है। अतः जापान की नीति में निम्न बदलाव हुए हैं। नंबर पहला, जापान के द्वारा अपने हथियार दूसरे देशों को देने की घोषणा की गई है। दूसरा, विदेशी राज्यों में जापान अपने सैनिकों की तैनाती भी करने लगा है। जापान परमाणु हथियारों का प्रबल विरोधी रहा है। लेकिन भारत व जापान के मध्य सिविल परमाणु समझौता संपन्न हुआ है। जो दोनों के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों का प्रमाण है, तथा यह समझौता भारत अमेरिकी सिविल परमाणु समझौता को भी सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। क्योंकि जापान की कंपनी तोशिबा हिटाची का अमेरिका की परमाणु कंपनियों जनरल इलेक्ट्रिक व वेस्टिंग हाउस में हिस्सेदारी है। लेगा चीन जापान संबंध। चीन व जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $300 बिलियन है। और अनेक जापान की कंपनियों द्वारा चीन में निवेश किया गया है। आगे लिखिएगा। परंतु चीन और जापान एक दूसरे को सुरक्षा खतरे के रूप में देखते हैं। तथा शिकागो द्वीप मुद्दे पर चीन व जापान के बीच अत्यधिक विवाद बना हुआ है। उत्तर कोरिया जापान की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक बड़े खतरे के रूप में उत्पन्न हो रहा है, जबकि उत्तर कोरिया चीन का अत्यधिक निकटतम सामरिक सहयोगी है। जापान की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का है तथा अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच अत्यधिक प्रतिकूल संबंध हैं एवं अमेरिका व चीन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। फिर करिएगा, भारत व जापान के बीच बढ़ता
सामरिक संबंध। नंबर 1, भारत जापान के बीच सिविल परमाणु समझौता हो चुका है। इसके अतिरिक्त जापान के आर्थिक सहयोग से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है जो भारत चीन सीमा के निकट हैं। दूसरा, द्विपक्षीय मुद्दे के अलावा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत जापान के बीच सहयोग हो रहे हैं। डोकलाम विवाद पर जापान द्वारा भारत का समर्थन किया गया, जबकि भारत ने उत्तर कोरिया परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण का विरोध किया तथा उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। नेक्स्ट, जापान ने पाकिस्तान से कार्य करने वाले उन आतंकी संगठनों की निंदा की जो भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, भारत जापान के बीच हाल ही में राजस्थान में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। तथा मालाबार सैनिक अभ्यास, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भाग लेते हैं। वह क्वाड देशों में बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। चौथा, नौवहन की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी दोनों के विचार एक समान हैं। सेनकाकू द्वीप मुद्दे पर भारत ने जापान का समर्थन किया। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जापान भारत ने G4 का गठन किया तथा NSG की सदस्यता का जापान समर्थक है। वर्तमान में चीन के प्रमुख सामरिक सहयोगियों में उत्तर कोरिया व पाकिस्तान है, जबकि उत्तर कोरिया जापान की व पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। एक डालिएगा, रोड बेल्ट परियोजना व भारत जापान संबंध। चीन द्वारा प्रस्तावित यह योजना एक पक्षीय है और इसमें राज्यों की संप्रभुता और
पर्यावरणीय सरोकारों को भी उपेक्षित किया गया है। जबकि जापान और भारत मिलकर एशियाई अफ्रीकी ग्रोथ कॉरिडोर के बीच बढ़ावा दे रहे हैं, जो बहुपक्षीय है तथा जिसमें 50 से ज्यादा देशों को शामिल किया जाएगा। इसके द्वारा भारत व अफ्रीका महाद्वीप के बीच समुद्री संपर्क बेहतर होंगे। इसके अंतर्गत गुजरात के जामनगर से अफ्रीका के जिबूती को जोड़ा जाएगा, मदुरई को जंजीबार से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त अफ्रीका महाद्वीप में भारत क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित कर रहा है, जबकि जापान अफ्रीकी देशों को आर्थिक सहायता देने वाला अग्रणी देश है। अतः भारत जापान के बीच सहयोग से अफ्रीकी महाद्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। भारत जापान के बीच आर्थिक संबंध। नंबर 1, टोयोटा और सोनी जैसे जापानी उत्पाद भारत के घरेलू ब्रांड बन गए हैं। इसके अतिरिक्त जापान द्वारा भारत की आधारभूत संरचना के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो तथा मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना सर्वोत्तम उदाहरण है। 21वीं शताब्दी में टोक्यो और नई दिल्ली के बीच आर्थिक साझेदारी को और समृद्ध बनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए समग्र आर्थिक सहभागिता पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तथा भारत में जापानी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके बावजूद भारत व जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार अत्यंत कम है, जबकि चीन जापान का द्विपक्षीय व्यापार अत्यधिक अत्यधिक। देखिए, भारत में विद्यमान निम्नलिखित समस्याएं हैं जिन्हें व्यापार की संभावना में बाधक माना जाता है। नंबर 1, भारत में भूमि अधिग्रहण के नियम अभी भी अत्यधिक कठोर हैं। बी, श्रम कानून को भी ज्यादा उदारवादी बनाने की आवश्यकता है। सी, भारत में सरकारी प्रक्रियाएं अभी भी अत्यधिक जटिल व कठोर हैं। जिन्हें सरल व पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। ये डालिएगा भारत, जापान, चीन। नंबर 1,
वैश्विक राजनीति में अमेरिका भारत के बीच संबंध सुदृढ़, मधुर व मित्रतापूर्ण बन गए हैं, जबकि जापान पहले से ही अमेरिका के सैनिक गठबंधन का सहयोगी। अमेरिका, जापान व भारत के बीच बढ़ती सामरिक मित्रता का कारण चीन का शक्तिशाली उभार रहा है। भारत जापान के साथ संबंध सुदृढ़ कर चीन को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, भारत जापान के संबंध महत्वपूर्ण परस्पर हितों पर आधारित हैं, जबकि चीन भारत जापान सामरिक संबंधों को आपत्तिजनक मानता है। भारत के अनुसार जापान के संबंध चीन विरोधी नहीं है, बल्कि भारत के हितों के लिए है। यह महत्वपूर्ण है कि जापान के साथ आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के संबंध महत्वपूर्ण हैं, जबकि चीन के साथ भारत के सामरिक संबंध नहीं है। इसलिए भारत जापान संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण व गहरे हैं। नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिएगा। भारत मालदीव। देखिएगा, सभी दक्षिण एशियाई देशों की भांति राजनीतिक अस्थिरता और निर्जातीय संघर्ष मालदीव की समस्या का मूल कारण है। हाल ही में मालदीव में मुइज़ू की सरकार बनने के बाद मालदीव व भारत के संबंधों में व चीनी हस्तक्षेप के कारण कड़वाहट आई है। यही डालिएगा, चीन का बढ़ता प्रभाव। वर्तमान मालदीव सरकार द्वारा चीन के साथ अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंधों का निर्माण किया गया है। चीन द्वारा मालदीव में मित्रता सेतु निर्माण किया गया है और मालदीव चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता की ओर अग्रसर है। मालदीव चीन के साथ संबंध बनाते हुए भारतीय हितों व संवेदनाओं की उपेक्षा कर रहा है। डालिएगा, मालदीव में बढ़ता कट्टरवाद।
मालदीव एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन पंथ निरपेक्ष नहीं है। इस्लाम वहां का आधिकारिक धर्म है। वर्तमान में मालदीव में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 मालदीव के लोग आईएसआईएस के लिए लड़ने गए थे। धार्मिक कट्टरतावाद के कारण पाकिस्तान के प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि होती है। जानिएगा मालदीव व भू राजनीति। मालदीव हिंद महासागर के अत्यधिक महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्ग पर स्थित है। तथा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के निकट है। यद्यपि श्रीलंका भारत व मालदीव के बीच समुद्री सहयोग का समझौता है, लेकिन चीन वर्तमान में वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है ताकि हिंद महासागर में उसकी पकड़ मजबूत हो सके। भारत हिंद महासागर और पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। मालदीव पड़ोसी के अतिरिक्त भू राजनीति रूप में भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले की सरकार में राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के समय भारत मालदीव संबंध बेहतर थे। उन्होंने 2018 में राष्ट्रपति बनने के साथ ही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया था। यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से आजाद होकर वर्ष 1965 में मालदीव जब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो भारत पहला देश था जिसने मालदीव को राजनीतिक व राजनयिक मान्यता प्रदान की। इसी कारण वर्ष 1970 में ही मालदीव शासन ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया था। लेकिन कालांतर में चीन समर्थक नेताओं के मालदीव की सत्ता पर कब्जा होने के साथ ही इस नीति को झटका लगा। इससे पहले मालदीव भारत को एक जिम्मेदार और मुश्किल समय में सबसे पहले काम आने वाले राष्ट्र के रूप में मानता रहा है। मालदीव का पिछला शीर्ष नेतृत्व कई अवसरों पर इस बात का उल्लेख कर चुका है कि 1988 में
ऑपरेशन कैक्टस के जरिए भारत ने मालदीव को सैन्य सहायता दी थी तथा वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत पहला देश था जिसने त्वरित गति से मालदीव को मदद पहुंचाई थी। और 2014 में जब मालदीव में गंभीर संकट हुआ था तो भारत ने ऑपरेशन नीर के जरिए हवाई मार्ग से मालदीव को जल पहुंचाया था। भारत अपने सागर विजन सागरमाला प्रोजेक्ट मौसम में मालदीव को अभिन्न भाग के रूप में देखता है। ठीक है, चलिए जाइएगा नेक्स्ट। भारत पश्चिम एशिया संबंध। इसके कुछ बातें हैं जो वहां पर जो माहौल है भी आपने हाल ही में देखा कि वहां पर जो पश्चिम एशिया में इजराइल का जो विवाद हुआ हाल ही में, जो हमास आतंकवादी संगठन था जिसने इजराइल पर आतंकी हमला किया, उसमें बहुत सारे लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमास को सबक सिखाने का कसम खाई और उसके बाद में पूरी तरह से हमास के ऊपर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। अब अमेरिका इजराइल के समर्थन में था और जो कुछ अरब राष्ट्र हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इजराइल हमास पर हमला क्यों कर रहा है, और उन्होंने हमास के हमले को इजराइल के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। इसके बाद वहां स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और एक युद्ध का अखाड़ा जो था वह लगातार बनने की संभावना जताई जाने लगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद और चीजों को ठीक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के लगातार दबाव के बाद मामला वहां पर हल्का हुआ। लेकिन इजराइल ने हमास को जो सबक सिखाया, जो आतंकवादी संगठन जो है वहां का, उस नजरिए से अगर अन्य राष्ट्रों की जो स्थितियां हैं वहां पर अगर देखा जाए तो उसमें एक बात उभर कर आती है कि उस पूरे क्षेत्र में इजराइल अकेला संघर्ष कर रहा है। तो वहां पर जो माहौल है, आप पीछे जान चुके हैं कि अरब इजराइल युद्ध 3 बार हुए हैं, जिसमें इजराइल ने हर बार अरब राष्ट्रों को क्या दी है, मात दी। लेकिन कुछ समय पहले से इजराइल के कुछ अरब राष्ट्रों के साथ में संबंध बेहतर हुए। इसमें यूएई, सऊदी अरब प्रमुख हैं, और जो अमेरिका और सऊदी अरब के घनिष्ठ संबंध हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए इजराइल भी सहयोगी देश के रूप में उनके जुड़ गया था। लेकिन इस संघर्ष के होने से एक बार फिर से संबंधों में कुछ कड़वाहट आई है, और जिसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बहुत गहरा क्या है, प्रभाव। तो कुछ बातें हैं जो पश्चिम एशिया से भारत का क्या महत्व रखती है भारत के लिए यहां पर, और भारत का क्या स्टैंड रहता है। भारत हमेशा आतंकवादी गतिविधियों का विरोधी रहा है, और भारत कभी भी आतंकवादी गतिविधियों को जो है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा विरोध करता है, क्योंकि हम स्वयं ही इस समस्या से क्या है, पीड़ित। तो इसमें भारत इजराइल संबंधों को हमें देखना पड़ेगा और जो अन्य राष्ट्र हैं उनके साथ में वहां से भी कुछ संबंधों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरी जो स्थिति है वहां की वो हमको समझ में आएगी। ठीक है ना? तो लिखिए जरा सा नंबर 1 पॉइंट डाल के, ईरान और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। ईरान सऊदी अरब में रहने वाले शियाओं को भड़काकर इसे अस्थिर बनाना चाहता है। अस्थिर बनाना चाहता है। आगे लिखिएगा। सेकंड नंबर, ईरान का मुख्य समर्थक सीरिया है। इसलिए सऊदी अरब सीरिया का विरोधी। तीसरा, ईरान शिया संप्रदाय को मानता है तथा सऊदी अरब में सुन्नियों की संख्या अधिक है, अतः इस्लामिक नेतृत्व के लिए दोनों आपस में संघर्ष करते हैं। चौथा, इस संघर्ष में महाशक्तियों की भी बड़ी भूमिका है। क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। जबकि अमेरिका ईरान का बड़ा विरोधी है। इसलिए ईरान का विरोध करने के लिए अमेरिका सीरिया की सरकार गिराना चाहता है। भारत इजराइल संबंध। भारत और इजराइल ने अपने राजनयिक संबंध को 30 वर्ष 29 जनवरी 2022 को पूरे किए। भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता 17 सितंबर 1950 को ही दी थी, लेकिन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण पूर्णतः राजनयिक संबंध 17 सितंबर 1992 को स्थापित हुए। 30 वर्ष के इतिहास की या 30 वर्ष के इस राजनीतिक संबंधों की यात्रा पर तत्कालीन इजराइल प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक वीडियो जारी कर अपने उद्गार व्यक्त किए थे तथा भारत व इजराइल की मित्रता को गहरी दोस्ती कहा तथा इस गहरी दोस्ती को सुदृढ़ होने की कामना की। वर्तमान सरकार के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत के साथ संबंधों में गहरी रुचि रखते हैं।
उनके अनुसार हमारे बीच ऐतिहासिक विरासत, लोगों का प्यार और तकनीकी आविष्कार समान है। इन 30 वर्षों में दोनों देशों के बीच शानदार सहभागिता, गहरा सांस्कृतिक संबंध व सैन्य एवं आर्थिक सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर कहा कि भारत व इजराइल के संबंध प्राचीन समय से हैं। यहूदी बिना किसी भेदभाव के लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और दोनों देशों के संबंधों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इजराइल का निर्माण। इजराइल यहूदियों का मूल स्थान है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से पहले यह क्षेत्र फिलिस्तीन, सीरिया, यरूशलेम और ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। फिलिस्तीन क्षेत्र में अधिकांशतः अरब मुस्लिम व ईसाई, ड्रूजे, सिरकासियंस और यहूदी अल्पसंख्यक में निवास करते थे। उस समय अधिकांश यहूदी पूरी दुनिया में, विशेष रूप से पूर्वी मध्य यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व आदि में रहते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिलिस्तीन से, विशेष रूप से यूरोप व मध्य पूर्व में रहने वाले यहूदियों में इस भावना का विकास हुआ कि यहूदियों को अपने मूल स्थान इजराइल जाकर बसना चाहिए और यहूदियों के लिए अपना एक राष्ट्र होना चाहिए। इस भावना को विभिन्न देशों में यहूदियों के विरुद्ध हो रहे दुर्व्यवहार ने और दृढ़ किया, जिसके परिणाम स्वरूप जियोनिस्ट आंदोलन 1897 में शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य यहूदियों के लिए उनके मूल स्थान इजराइल में राष्ट्र की स्थापना करना तथा अधिकांश यहूदियों को वहां लाकर बसाना था। इस आंदोलन के फलस्वरूप यहूदियों ने वहां जमीन खरीद कर रहना शुरू किया। फलस्वरूप अरब मुस्लिमों से विरोध शुरू हुआ, जो बाद में अरब इजराइल संघर्ष में बदल गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय यहूदियों पर अत्याचार के कारण फिलिस्तीन में तेजी से यहूदियों की संख्या बढ़ गई। 1919 की पेरिस शांति समझौते और वर्साई की संधि द्वारा टर्की के ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तथा 1920 में ब्रिटेन को फिलिस्तीन और ट्रांस जॉर्डन, जिसमें इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप शामिल हैं, का मैंडेट प्राप्त हो गया। मतलब शासन करने का अधिकार मिल गया ब्रिटेन को। द्वितीय विश्व युद्ध तक अरब राष्ट्रवाद और यहूदी राष्ट्रवाद अत्यधिक प्रखर हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 मई 1949 को फिलिस्तीन पर विशेष समिति बनी। उनतीस नवंबर 1947 को पंद्रह मई 1947 को 1947 करिए उसको
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 मई 1947 को फिलिस्तीन पर गठित विशेष समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को जनरल असेंबली ने 29 नवंबर 1947 को स्वीकार किया, जिसके बाद 2 वर्ष के संक्रमण काल के लिए उस समय की क्षेत्रीय सीमाओं को मानते हुए एक अरब राष्ट्र, एक यहूदी राष्ट्र तथा सिटी ऑफ यरूशलेम का गठन स्वीकार किए गए। सिटी ऑफ यरूशलेम बेथलेहम को या सिटी ऑफ यरूशलेम बेथलेहम के साथ संयुक्त राष्ट्र के अधीन रखा गया। इस प्रस्ताव को दोनों ही पक्षों ने विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2 राष्ट्रों एवं एक विशेष शहरी क्षेत्र की स्थापना को 1 अक्टूबर 1948 तक करने की सीमा निर्धारित की। 14 मई 1948 को यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना की घोषणा हुई। डालिएगा इजराइल स्थापना व भारत। देखिएगा 1948 से 50 तत्कालीन इजराइल सरकार को भारत ने मान्यता नहीं दी। उन्नीस सौ उनचास में सदस्य बनने वाले प्रस्ताव पर भी इजराइल के विरुद्ध मतदान किया। हालांकि 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं बनाए, जिसके पीछे भारत में रह रहे मुस्लिम व अरब देशों के प्रति तुष्टीकरण की नीति थी। भारत का समर्थन फिलिस्तीन के प्रति अधिक था, लेकिन इजराइल भी एक यथार्थ था। अतः भारत सरकार इजराइल के प्रति समर्थन मात्र राजनीतिक औपचारिकता था। भारत ने इजराइल को बंबई में अपना दूतावास खोलने की अनुमति 1953 में दी, लेकिन नई दिल्ली में पूर्ण दूतावास खोलने की स्वीकृति नहीं दी। भारत इजराइल के इन संबंधों के पीछे तात्कालिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी, जिसमें नंबर 1 भारत तभी स्वतंत्र हुआ था जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान विभाजित के बाद बना था, जिसके कारण जो मुस्लिम भारत में रह गए थे उनका विश्वास जीतना था तथा उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि सरकार उनके साथ है और वे भारत में सुरक्षित है। मुस्लिम समुदाय को सरकार तत्कालीन जो थी सरकार ने मुस्लिम समर्थक नीति अपनाई। नेक्स्ट, भारत एक नव उदित राष्ट्र था जिसके विकास मार्ग में अनेक आवश्यकताएं थी, जिसमें सबसे बड़ी आवश्यकता पेट्रोलियम उत्पाद थे जो अधिकांशतः अरब राष्ट्रों से मिलते थे। भारत का समर्थन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जिसको कहते हैं, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति खुले रूप से था। अतः इजराइल के प्रति समर्थन न होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट, भारत को यह भी देखना था कि अरब राष्ट्र पाकिस्तान के साथ ना हो जाएं, अतः अरब राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करना भारत के लिए तर्कसंगत था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के इजराइल के प्रति इस अमित्रतापूर्ण व्यवहार के बाद भी
इजराइल ने 1947 के भारत पाक युद्ध में भारत का समर्थन किया। अब आगे देखिए क्या होता है। भारत के अरब एक फिलिस्तीन समर्थन के साथ साथ इजराइल के प्रति भी संबंध बढ़ाने की नीति के तहत जनवरी 1992 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। देखिएगा 1999 में इजराइल ने पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध में, इसको कारगिल वॉर कहते हैं, भारत का समर्थन भी किया और युद्धक हथियार व सामग्री भी प्रदान की तथा इजराइल ने 2001 में भारत में आए भूकंप में भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई। पॉइंट 2 लिखिएगा। भारत इजराइल के मध्य नई तकनीकी, सुरक्षा, रक्षा व आतंकवाद को लेकर अनेक समझौते होते रहे हैं। 1992 तक दोनों के मध्य $200 मिलियन का संबंध था, व्यापारिक संबंध था, जो 2016 तक $1.15 बिलियन पहुंच गया। निकालिएगा 2014 से अब तक अक्टूबर 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल की तथा नवंबर 2016 में इजरायली राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन ने भारत की यात्रा की। रियूवेन रिवलिन ने भारत की यात्रा की। भारतीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में इजराइल की यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रति भारत की मित्रता को महत्व देते हुए इजराइल फॉर इंडिया, इंडिया फॉर इजराइल यानी कि आई फॉर आई का वक्तव्य दिया। तत्कालीन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा भारत को अपना दोस्त कहकर पुकारा। भारत को अपना दोस्त कहकर पुकारा। आगे लिखिएगा। इस ऐतिहासिक यात्रा के समय 7 समझौते दोनों राष्ट्रों के मध्य हुए। यह समझौते अंतरिक्ष, जल प्रबंधन, ऊर्जा, कृषि सुरक्षा, तकनीकी आदि क्षेत्रों में किए गए। $40 मिलियन का इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्निकल इनोवेशन फंड की स्थापना के लिए सहमति बनी तथा इजराइल में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। पीएम मोदी की यह इजराइल यात्रा ऐतिहासिक थी क्योंकि फिलिस्तीन को अधिक महत्व न देते हुए इजराइल की यात्रा की व दोस्ती को सुदृढ़ करने की पहल की। जनवरी 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की तथा
साइबर सुरक्षा, तेल गैस सहयोग, फिल्म सह निर्माण, वायु परिवहन पर 4 समझौते व अन्य 5 समझौते हुए। 2014 से भारत व इजरायल के मध्य संबंध मधुर हैं, जिनमें लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए, इजरायल का जो दृष्टिकोण है वह हमेशा से भारतीय समर्थक रहा है और जो स्थितियों से इजरायल परेशान है, आतंकवादी गतिविधियों से, कहीं ना कहीं उन स्थितियों से भारत भी परेशान रहा है। इजरायली सुरक्षा एजेंसी, जिसको मोसाद कहते हैं, वहां से भी भारत को लगातार सहयोग मिलता रहता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि दुनिया में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या खुफिया एजेंसियां हैं, जो उनमें मोसाद दूसरे नंबर पर आती है। अमेरिका की अगर CIA के बाद किसी का स्थान है दुनिया में तो वो मोसाद, और उनकी कार्य पद्धति इतनी बेहतर है कि जो खुफिया जानकारियां हैं उनको बेहतर तरीके से और राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इजरायली जो कल्चर है या जो उस देश का जो टाइप है, उसमें जो मोसाद है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो इजरायल के साथ इतने बेहतर संबंध हैं कि अगर इन संबंधों को इसी तरह से बनाए रखा गया तो भारत को हर क्षेत्र में क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि जो संपूर्ण पृथ्वी पर जो 3/4 जल है, उसमें पीने योग्य मात्र जल 2 से 2.5% है। उसमें भी बहुत सारा जल, लगभग अगर हम 1% को छोड़ दें तो बाकी जल हिमानियों के रूप में बर्फ में जमा हुआ है। तो पीने के लिए तो 1% के आसपास बचा, और उसमें से बहुत सारा भूमिगत जल है। और लगातार जो है पानी के अतिशय उपभोग के कारण पानी का जो जल, जो हमारा वाटर लेवल है, वो लगातार क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। अब भविष्य क्या होगा इसका और उसमें किस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग जानते हैं कि अगर पानी की कमी हुई तो भारत में इतना ज्यादा जनसंख्या का दबाव है कि पानी की किल्लत के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। अब इजराइल दुनिया का ऐसा देश है जिसने समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने में बहुत सफलता प्राप्त की है। और हालांकि ये तकनीकी बहुत महंगी है, इसलिए इसमें पैसे का जो है, जो खर्च है वो ज्यादा होता है, लेकिन ये तकनीकी बहुत मददगार है जिससे कि पानी को, समुद्री जल को पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो इजराइल और भारत का जो संबंध है वह इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि पीने योग्य जल की तकनीकी समुद्र से बनाने की इजराइल ने समझौता किया और भारत के साथ में ये काम चलता रहेगा, जिसके कारण हम भी समुद्री जल को अब पानी में, जो पीने योग्य जल है, उसमें तब्दील करने में सक्षम होंगे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जो आगे का जो भविष्य है उस पर लगातार भूमि का जल स्तर गिरता जा रहा है। इसीलिए वर्षा जल संचयन पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि जो वर्षा का जल है वो बर्बाद ना होने पाए और उसका क्या हो, पूरी तरह से यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ये कुछ भारत इजराइल संबंधों के बारे में था। ठीक है, आगे लिखिएगा, डालिएगा आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध। भारत इजराइल का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वह व्यापारिक, फार्मा, कृषि, IT, टेलीकॉम, आंतरिक सुरक्षा आदि क्षेत्र में हो रहा है। भारत द्वारा इजराइल से आयात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से कीमती पत्थर, धातु, रासायनिक उत्पाद, टेक्सटाइल आदि सम्मिलित हैं।
भारत द्वारा इजराइल से भारत से इजराइल खरीदता है, मतलब ये सारे सामान भारत से इजराइल द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में, ये जो आपने लिखी, इसके बाद लिखिएगा भारत द्वारा इजराइल से आयात किए जाने वस्तुओं में रसायन, धातु मशीनें, परिवहन से संबंधित तथा पोटाश सम्मिलित है। 2018-19 में भारत इजराइल व्यापार 5.65 बिलियन डॉलर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भारत की टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इंफोसिस आदि कंपनियों ने इजराइल में निवेश शुरू कर दिया है तथा इजराइल की 300 से अधिक कंपनियों ने भारत में कृषि, जल तकनीकी, रसायन अनुसंधान आदि में निवेश कर व्यापार शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट भारत इजराइल द्वारा विकसित कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का लाभ प्राप्त कर रहा है। इजराइल की सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन को भारत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। फरवरी 2014 में या 2014 लिखिएगा, फरवरी नहीं, 2014 में भारत व इजराइल के मध्य 3 महत्वपूर्ण समझौते, नंबर 1 क्रिमिनल मामलों में कानूनी सहायता, नंबर 2 मातृभूमि की सुरक्षा और 3 अन्य मामलों में समझौते हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के समय इसरो तथा इजराइल की स्पेस एजेंसी के मध्य परस्पर सहयोग के 3 समझौते हुए। इसरो के PSLV C-48 द्वारा इजराइल विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट DYCHIFAT-3 को दिसंबर 2019 में प्रक्षेपित किए गए। को दिसंबर 2019 में प्रक्षेपित किए गए। ठीक है, आगे लिखिए, शिक्षा में लिखिएगा अगला पॉइंट इजराइल भारतीय विद्यार्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप प्रदान कर रहा है। लगभग 550 भारतीय विद्यार्थी वहां अध्ययन कर रहे हैं तथा लगभग 14,000 भारतीय नागरिक इजराइल में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। दिसंबर 2020 में भारत व इजराइल ने स्वास्थ्य व मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। दोनों देशों ने कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग किट बनाने के लिए साथ कार्य किया तथा मार्च 2021 में भारत की बायोटेक व इजराइल की ओरामेड ने कोविड-19 की ओरल वैक्सीन बनाने के लिए समझौता किया। इजराइल ने भारत को 60 वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सा उपकरण दिए। भारत ने इजराइल को दवाएं व 50,000 मास्क भेजे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा जरा। निष्कर्ष भारत इजराइल के संबंध निरंतर सुदृढ़ हो रहे हैं। नए नए क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के समझौते हो रहे हैं जिससे दोनों विकास की ओर अग्रसर हैं। संबंधों में विद्यमान चुनौतियां इजराइल के अनुसार आतंकवाद बढ़ाने वाला सबसे बड़ा देश ईरान है, जबकि भारत का ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं और भारत के अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ावा देने वाला देश है।
भारत के लिए आतंक के विरुद्ध संघर्ष में इजराइल के अलावा यूएई जैसे अरब राष्ट्रों का समर्थन भी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, भारत और पश्चिम एशिया। देखिएगा, परंपरागत रूप में पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। और फिलिस्तीन को समर्थन दिया गया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान समर्थित देश थे और पश्चिम एशिया के साथ संबंध निर्मित करने में पाकिस्तान व कश्मीर की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन वर्तमान में भारत पश्चिम एशिया संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा रहे हैं। नंबर 1 लिखिएगा, वर्तमान में पश्चिम एशियाई देशों के साथ सामरिक संबंधों का विकास किया जा रहा है। ईरान के साथ सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हुआ है व सैन्य अभ्यास भी किए गए। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण का समझौता हुआ और आतंकवाद को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर भी भारत यूएई सहयोग कर रहे हैं। तीसरा, समुद्री सुरक्षा व समुद्री डकैती के मुद्दे पर भी परस्पर सहयोग हो रहे हैं। व्यापारिक परिवर्तन, यूएई के साथ भारत का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार है। इससे भी बढ़कर यूएई द्वारा भारत में लगभग $70 बिलियन के निवेश का समझौता हुआ है, जिससे भारत की आधारभूत संरचनाओं के विकास में सहायता मिलेगी। ऊर्जा सुरक्षा हेडिंग डालिएगा, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर जैसे देशों पर भारत तेल व गैस की आपूर्ति हेतु निर्भर है। वर्तमान में भारत ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के विकास का प्रयास कर रहा है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में भी तेल की आपूर्ति बनाए रखा जाए। पश्चिम एशिया में लगभग 60 लाख भारतीय मूल के लोगों की उपस्थिति है, जिनसे भारत को विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है तथा भारतीय वस्तुओं के पश्चिम एशिया में निर्यात भी बढ़ते हैं और फार्मास्यूटिकल, सूचना तकनीकी, सॉफ्टवेयर के लिए पश्चिम एशिया निर्यात को एक बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है। इसलिए भारत ने लुक वेस्ट नीति को थिंक वेस्ट नीति में बदल दिया है। वर्तमान में पश्चिम एशिया को पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा रहा। ठीक है, फिर डालिएगा समस्याएं। नंबर 1 लिखिएगा, इन देशों को भारत के साथ प्रभावी रूप में जोड़ने के लिए और उच्च स्तरीय यात्राओं की आवश्यकता है।
दूसरा, भारत यूएई के बीच निवेशक माहौल को सही ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। पश्चिम एशिया में सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभाव कम दिखता है, जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, भारत अमेरिका व इजराइल के बीच अत्यधिक महत्वपूर्ण संबंध है, इसलिए अमेरिका भारत ईरान संबंध कम करने का दबाव डालता है, किंतु भारत को अमेरिका के दबाव की बजाय अपने हितों के अनुसार कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वर्तमान में भारत की पश्चिम एशियाई नीति प्रोग्मेटिक है, जिसके अंतर्गत सऊदी अरब, यूएई व इजराइल तीनों के साथ समानांतर एवं पृथक संबंधों का विकास किया जा रहा है, जबकि सऊदी अरब ईरान का विरोधी है। डालेगा अमेरिका, भारत और पश्चिम एशिया। भारत पश्चिम एशिया में अमेरिका के संबंध इजराइल के साथ अत्यधिक मधुर व मित्रतापूर्ण है, जिससे भारत इजराइल संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किंतु अमेरिका ईरान के बीच संबंध अत्यंत प्रतिकूल है और अमेरिका के द्वारा ईरान पर कठोर प्रतिबंध भी आरोपित किया जाता है, जबकि भारत ईरान के संबंध निरंतर बेहतर हुए हैं। भारत ने ईरान में चाबहार पत्तन पर निवेश कर रखा है। भारत के द्वारा अमेरिका को यह बताया गया है कि भारत ईरान संबंध किसी भी रूप में अमेरिका विरोधी नहीं होगा। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे की चीजों पर चर्चाएं करेंगे।